Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. तो इस वीडियो में देखो हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, क्लियर है ना। एनिमल टिश्यू में ये हमारा तीसरा टिश्यू है। हमने देखो एपिथेलियल टिश्यू देख लिया है, हमने कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया है, क्लियर है ना। उसके टाइप्स वगैरह सारा चीज़ करते हुए हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। मस्कुलर टिश्यू को आज देखेंगे, क्लियर है ना, पूरा ही देखेंगे एक ही वीडियो में। इसके बाद फिर चलो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो बिल्कुल ही इत्मीनान से देखोगे। अगर कभी लगे तुम्हें देखने में कि नहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है तो फिर कोई नहीं, आप स्प्लिट करके आधा आज देख लो, आधा नेक्स्ट डे देख लो, कोई नहीं, लेकिन आराम से पढ़ोगे, ठीक है। मैं इसे एक वीडियो में इसलिए बनाऊंगा क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स एक साथ ही मुझे कवर करने हैं। अदरवाइज अगर मैंने अलग अलग किया तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा सही तरीके से, क्लियर है ना। सो एक ही वन शॉट वीडियो ये जाएगा मस्कुलर टिश्यू का, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कवर कर लेंगे नर्वस टिश्यू। तो आज और नेक्स्ट डे मिलाकर हमारा ये मतलब टिश्यू वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। देखो मस्कुलर टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि मस्कुलर टिश्यू में तीन पढ़ने हैं ना हमें, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड एंड कार्डियक। इन्हीं तीनों चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आज का। और सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो मस्कुलर टिश्यू। ये यू है, देखो एक्चुअली यू और वी एक जैसा हो जाता है, क्या करूं अब, आदत सी हो गई है। चलो कोई नहीं, आप समझ जाओगे। सो दिस इज व्हाट, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में समझोगे, ये हमारे बॉडी का मतलब एनिमल टिश्यू ही है। दिस इज द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इस मस्कुलर टिश्यू के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी, तो इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। ये जो टिश्यू है ना मस्कुलर टिश्यू, पार्टिकुलर मस्कुलर टिश्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और एक्सपैंड हो सकता है, यानी अपने साइज को ना बड़ा छोटा कर सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करके ही ना ये हमें बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, क्लियर है। अगर देखा जाए हमारे पूरे बॉडी वेट का 40% से ज़्यादा, हमारे पूरे बॉडी वेट का अगर देखा जाए तो 40% से ज़्यादा जो मास है वो ऑक्यूपाई किए हुए है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, क्लियर है ना। आ रहा समझ में। कोई भी बॉडी मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं बोल भी रहा हूँ ना, बॉडी मूवमेंट ही तो हो रहा है। देखो हाथ को मूव कर रहा हूँ, लिखने में देखो हैंड का मूवमेंट हो रहा है, चल रहा हूँ मैं पैर का मूवमेंट हो रहा है। सो ये सारे मूवमेंट्स, इवन जब मैं सांस ले रहा हूँ, क्लियर है ना, मैं सांस ले रहा हूँ, तो ये भी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं च्वी कर रहा हूँ, चबा रहा हूँ, क्लियर है ना। ये सारे मूवमेंट्स कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन है, मस्कुलर टिश्यू है, क्लियर है ना। किस तरीके से मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, और किस तरीके से ये डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करता है, उन्हीं उन्हीं को देखेंगे इसके मतलब इसके इसको जब पढ़ेंगे और डिटेल में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले पहला पॉइंट लिख लेना, इट इज also a type of animal tissue which have a unique property, of contraction and expansion। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या एक्सपैंड कर सकता है, एक्सपेंशन इसमें हो सकता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इस तरीके से लिख लो, मोर देन 40% of our body weight is occupied by, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मस्कुलर टिश्यू, क्लियर है ना। इज ऑक्यूपाइड बाई व्हाट, तो मस्कुलर टिश्यू। हमारे बॉडी का 40% से ज्यादा जो वेट है ना वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मस्कुलर टिश्यू ऑक्यूपाई कर रहा है। आ रहा है समझ में इतना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लोगे इसमें, इस तरीके से लिख लो, each and every body movements are controlled by the muscular tissue। तो हमारे बॉडी का जो भी मूवमेंट है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो
मस्कुलर टिश्यू कंट्रोल कर रहा है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो इसके ना हम थोड़े से मतलब स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि आखिर मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे ना आप उसके वर्किंग को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल सा हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर, सॉरी ठीक है। सो स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे, फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसका जो भी टाइप आएगा ना उसका लोकेशन और फंक्शन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, कहाँ प्रेजेंट है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, और उसके बारे में कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होंगी तो वो सब वहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग जब उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, देखो स्ट्रक्चर को बेसिकली हम पॉइंट से ही समझेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, इस तरीके से लिख लो, इट इज composed of contractile protein inside the सेल्स। देखो जो मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होंगे, टिश्यू है तो सेल का ही तो कॉम्बिनेशन होगा, तो इसके सेल्स के अंदर ना कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होंगे विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ना, अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे मैं थोड़ी देर में बस बतला रहा हूँ। सो यहाँ समझ लोगे पहले, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इनसाइड द सेल्स। क्लियर है, इसके आगे लिखोगे इस तरीके से लिखना, द सेल्स of muscular tissue are elongated। इसके सेल्स कैसे होंगे, तो लंबे लंबे टाइप होंगे, है ना, elongated and known as muscle fiber। देखो यहाँ एक चीज समझ लो, ध्यान से सुन लेना, ये कंफ्यूजिंग टर्म है, आगे भी जाके कंफ्यूजन करेगा न्यूरॉन में भी, तो यहीं पे मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे इस बात को। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, मसल फाइबर। क्लियर है ना, और यहाँ क्या लिखा, ये मस्कुलर टिश्यू। अच्छा अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने, मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ मैंने लिखा मसल। ठीक है, यहाँ मैंने मसल लिखा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये मसल फाइबर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो आप सोचोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर मैं बताता हूँ। देखोगे ध्यान से, अगर मैं मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ ना, तो मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ मतलब मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, एक सेल की बात कर रहा हूँ। वो सेल किसका है, तो मस्कुलर टिश्यू का एक सेल है। देखो टिश्यू इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल, उसमें से एक सेल की अगर बात करो तो उसे मसल फाइबर बोलो। लेकिन अगर मसल बोलोगे ना, सो मसल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मसल फाइबर, यानी मस्कुलर टिश्यू को ही तुम मसल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मसल फाइबर जहां लगा दोगे सो ये एक सेल की बात होगी। क्लियर हो रहा है ना, इसी तरीके से आगे पढ़ोगे ना, इस तरीके से जैसे पढ़ोगे आप नर्व फाइबर। क्लियर है ना, न्यूरॉन जब अगला अगला ये टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो नर्व फाइबर और नर्व दो चीज आएगा। देखो मसल फाइबर और मसल दो चीज आ रहा है ना, तो ऐसे आएगा नर्व फाइबर और नर्व। तो जब नर्व फाइबर लगाएंगे तो एक सेल की बात करेंगे, और जब नर्व लगाएंगे सो कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब नर्व फाइबर की बात करेंगे। सो हेयर मसल फाइबर सिंगल सेल, मसल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मसल फाइबर। क्लियर है ना, इसे भूलना मत कभी भी, ये कंफ्यूजिंग टर्म है इसलिए मैंने इसे अभी ही बता दिया, इसे जरूर से जरूर नहीं भूलोगे आप। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, देखो जो मसल्स फाइबर होते हैं ना, मसल फाइबर यानी जो एक की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर ना एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। सो उसे को लिख लोगे, इस तरीके से लिख लोगे, द मसल फाइबर is covered by a sheath of membrane known as, इसको क्या बोल रहे हैं, देखो उधर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, इसी को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोल रहे हैं इसको, तो इसको हम बोल रहे हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा अगर पूछ दे क्या है, सो सार्कोलेमा इज द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर को चारों तरफ से इस तरह से रैप करके रखेगा। क्लियर है ना, ऐसे जैसे मान लो ये मसल फाइबर, तो इस तरीके से रैप करके रखेगा कौन, तो
सार्कोलेमा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ना, उसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। The cytoplasm present in muscle fiber is called सार्कोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सार्कोप्लाज्म। सो सार्कोप्लाज्म, देखो प्लाज्म ऐसे भी आ रहा है ना, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, समझ रहे हो ना। सो साइटोप्लाज्म को यहाँ पे सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, सीथ है, एक चादर की तरह वो लपेटे हुए, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। और मसल फाइबर तो बेसिकली सेल ही है। अब सुनो, इस सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, सार्कोप्लाज्म में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। ध्यान से सुनोगे, इस सार्कोप्लाज्म में, यानी उस क्या बोल रहे हैं, एक तरह से तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। अब तो क्लियर हो रहा है, वहां पे होंगे मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। यहाँ पे मैंने देखो बात की थी, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिन एंड द नेक्स्ट वन इज मायोसिन। और एक्टिन मायोसिन इस तरीके से अरेंज होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सके, ठीक है ना। सो जब ये स्लाइड करता है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और जब ये दूर हो जाता है ये एक्सपेंशन हो गया। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अभी आप पहले समझो, इसके वर्किंग वगैरह को समझो, पूरा वीडियो देखो, उसके बाद क्या करना ना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, इंपॉर्टेंट है। और वहां पे एक सबसे ऊपर में एक दूसरे वीडियो का लिंक होगा, जिसमें कि एक 3D वीडियो है एक्चुअली, जिसमें समझाया गया है कि मतलब मसल्स कैसे काम करते हैं, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, वहां पे आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। क्लियर है ना। मैंने वहां पे एक वीडियो का लिंक छोड़ा है, आप उसे भी जाके जरूर देखोगे, लेकिन पहले नहीं देखोगे, पहले इस वीडियो को पूरा देखना है, पहले आपको समझ लेना है सारी बातों को, तभी जाके वो वीडियो देखोगे। अगर अभी जाके देखते हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो जैसे ही खत्म हो, आप उस वीडियो को देखो, वो बस 5 मिनट का वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक एक चीज उसके बाद दिख जाएगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। क्लियर है ना। सो यहाँ तक समझ गया, ये हो गया हमारा सार्कोप्लाज्म। अब देखते हैं मायोफाइब्रिल्स को, देखते हैं ना, नीचे जगह है नहीं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब जल्दी से इसे नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मायोफाइब्रिल्स के बारे में, है ना, लिख लोगे इस तरीके से लिखना, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर contains a large number of longitudinally, चलो इधर होगा नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ, a large number of longitudinally running fibrils known as, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स बेसिकली फाइबर्स हैं प्रेजेंट, क्लियर है ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि लंबे लंबे से हैं। देखो ढेर सारे, लार्ज नंबर ऑफ, लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली समझ रहे हो ना, लंबे लंबे से, क्लियर है ना। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, जिसे हम मायोफाइब्रिल्स बोल रहे हैं। और इसी मायोफाइब्रिल्स में वो दो प्रोटीन है मैंने जो अभी बताया है, क्लियर है ना। सो इसी में आगे लिखोगे, इसी में लिख लो इस तरीके से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। Each myofibrils has two types of contractile protein। देखो सबसे शुरू में ही आया था ना कि मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ होते हैं, मसल फाइबर में। देखो मसल फाइबर में आओ, पहले मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में जाओ, दैट इज सार्कोप्लाज्म। सबसे ऊपर तो एक लेयर है सार्कोलेमा, उसके अंदर जाओ तो सार्कोप्लाज्म, मतलब बेसिकली वो साइटोप्लाज्म, क्लियर है ना। और उसके साइटोप्लाज्म में देखो
तो ढेर सारे लंबे लंबे मतलब धागा जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे तुम्हें, फाइब्रिल्स दिखेंगे, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल्स में दो तरह के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, तो सेल के ही अंदर हुआ ना बेसिकली, और ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। सो यहाँ पे लिख लिया इच मायोफाइब्रिल्स हैज टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहला द थीकर एक्टिन एंड द थिनर मायोसिन। यहाँ पहला लिखोगे द थीकर मायोसिन और दूसरा लिख लोगे द थिनर एक्टिन। सो यहाँ पे बेसिकली देख लो ये दो प्रोटीन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आया है हमारा, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन क्या है? सो थीकर प्रोटीन है, थोड़े से थीक होंगे, क्लियर है ना, साइज में थीक होगा। और एक्टिन कैसा होगा? तो थिन होगा, पतला होगा, क्लियर है ना। अब देखो यही एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके मसल्स के लेंथ को बड़ा या छोटा करने का काम करेगा, क्लियर है ना। किस तरीके से करेगा चलो मैं दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है। तो इसे दिखाऊं उससे पहले क्या करो ना, उस पॉइंट को आप लिख लो, फिर मैं यहाँ पे उसे मतलब स्लाइड करते हुए दिखाता हूँ, ठीक है। सो लिख लेना these two proteins slide over each other to shorten the length of muscle, क्लियर है ना। या मसल फाइबर लिखो बेसिकली यहाँ पे, टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर causing the muscle to contract, क्लियर है ना। देखो कैसे होगा, समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है यही है। इसी चीज को मैंने वहां पे बोला है, आप वीडियो में जाके देखोगे ताकि आपको 3D मतलब एनिमेशन मिल जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या होता है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, लंबे लंबे सेल्स हैं। यहाँ पे ना इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं प्रेजेंट, मान लो इसमें मैंने ये इस तरीके से इसे अलग अलग जोन्स में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, इसी में मैं बना रहा हूँ एक्टिन और मायोसिन दोनों, ठीक है ना। सो देखना, ध्यान से समझते रहना, देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें एक्टिन मायोसिन का। इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ आपको ताकि आराम से दिखे। चलो मैं इसे फिर से देखो बना देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो हमारा एक मसल फाइबर है, इसके जो अलग अलग यहाँ पे मैंने जोन्स बनाए थे, चलो मैं फिर से उसे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इन जोन्स को बेसिकली हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं, आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो। इस जोन्स को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। अब इसी में देखो एक्टिन मायोसिन को समझने की कोशिश करना। देखो मायोसिन जो है वो थीकर है, सो मायोसिन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखो बीच से ऐसे जाएगा और ये साइड वाले रीजन में ना इस तरीके से ऐसे ये ऐसे फैला रहेगा, समझोगे ध्यान से, क्लियर है ना। ऐसे इस तरीके से आ रहा समझ में। ऐसे ही 3-4 और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे एक्टिन हो गए। अब देखो मायोसिन देखना कैसा होगा। सो मायोसिन बेसिकली ना इस लाइन से निकलेगा, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना इधर, इस लाइन से निकलेगा और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, आ रहा है समझ में। ऐसे बीच में यहाँ भी दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है इतना। ये देखो नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारे मसल का नॉर्मल, मैंने एक में दिखा दिया, आप बाकी सब में खुद से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पूरा बनाने नहीं जा रहा हूँ। अब देखो होगा क्या, वैसे यहाँ भी है, वैसे यहाँ भी है, और भी आगे प्रेजेंट है, क्लियर है ना। ढेर सारे सार्कोमियर होंगे, एक को हम सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखना क्या होगा, जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, यानी यहाँ पे मैं वर्किंग भी समझा रहा हूँ आपको कि मसल्स काम कैसे करता है। सो देखोगे ध्यान से समझोगे, जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो खुद से काम नहीं करेगा, यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी काम करेगा, ध्यान से समझना।
जैसे चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि देखो इस हाथ को मुझे ऐसे मूव करना है, इस मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि हाथ खुद से ऊपर उठेगा, ठीक है ना। अब इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, सो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अभी जैसे देखो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने बस सोचा है, ठीक है ना, ये जो मसल्स दिख रहे हैं मेरे बाइसेप्स, इसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। सो मैंने अभी बस सोचा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है इसने, अभी बस मैंने सोचा है। यहाँ से देखो ब्रेन से मैसेज जाएगा, ठीक है ना। अब ब्रेन से जो मैसेज आता है वो जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ब्रेन से जो मैसेज आते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं, क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म का मैसेज ये मसल्स नहीं समझता है। सो यहाँ पे एक जंक्शन होता है, आपने सुना भी होगा कभी, जिसे बोलते हैं न्यूरो मैस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, देखो न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है। जंक्शन समझते हो ना, जहाँ पे दो चीज मिलते हैं, दैट इज जंक्शन। सो न्यूरॉन और मसल्स मिलते हैं यहाँ पे। वैसे जब न्यूरॉन्स पढ़ाऊंगा ना, सो ये उसे मैं एक बार फिर से इसे रिकैप करूंगा वहां पे थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास क्या होता है, न्यूरॉन्स से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्लियर है ना। कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, वो केमिकल क्या करेगा कि जैसे ही इस मसल के पास आएगा ना, तो यहाँ पे एक तरह से केमिकल इम्पल्स का काम करेगा। आ रहा समझ में, यहाँ पे कुछ चैनल्स वगैरह को खोल देगा, जिसकी वजह से क्या होंगे ना कि ये सभी, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैसेज आना है, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। अब ये मैसेज जैसे ही आएगा ना मसल्स के पास, तो मसल में क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका अगला स्टेज कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, ये जो सार्कोमियर है ना, ये सार्कोमियर जो इतना बड़ा सा बना हुआ है, ये छोटा हो जाएगा इस तरह से। अब छोटा होगा कैसे, सो ये जो है ना ऐसे चिपक जाएंगे, देखो ये तो यहीं रहेगा, बाकी ग्रीन वाले सारे पोर्शंस नजदीक आ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा अगला स्ट्रक्चर। मैं बस एक बना के दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये जैसे ऐसे ऐसे था ना, ठीक है, ये इस तरीके से था ना तुम्हारा मायोसिन, तो एक्टिन भी ना, एक्टिन जो कि दूर दूर था, वो एक्टिन अब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आ रहा है समझ में, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो ताकि आपको समझ में आए। सो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, नजदीक आ चुके हैं, क्लियर है ना, ये जो दूर दूर था ना ये नजदीक आ चुका है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब जैसे ही ये फिर वापस से जब दूर चला जाएगा ना वापस से, सो दैट कॉजेज एक्सपेंशन। सो इसी तरीके से क्या होता है, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जब भी स्लाइड होता है सो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जब दूर चले गए तो एक्सपेंशन। ये तो एक मसल फाइबर की बात हुई। अब एक मसल फाइबर में ढेर सारे सार्कोमियर होंगे क्योंकि लंबे लंबे होते हैं ना, और ऐसे ही अगर ढेर सारे मसल फाइबर की बात करो तो वहां पे तो ढेर सारे सार्कोमियर होंगे ना। अब हर सार्कोमियर में थोड़ा थोड़ा लेंथ घट रहा है, देखो ऐसे लेंथ है ऐसे हो गया, फिर बगल में ऐसे लेंथ है ऐसे हो गया, फिर बगल में ऐसे लेंथ है ऐसे हो गया। सो ओवरऑल जो इतना लेंथ था वो इतना हो गया कि नहीं, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। यही तो कॉन्ट्रैक्शन है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया ना, फील आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए बिल्कुल एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, क्लियर है ना। हाँ एक चीज और समझ लेना, ये मसल फाइबर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसी को मसल्स बोलते हैं। सो यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देख लिया आपने, मसल फाइबर का भी देख लिया बेसिकली। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल तो मसल्स ही ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चाहो तो आप कहीं पे लिख लोगे एक स्टार बना के, इधर ही लिख देता हूं मैं, चलो इधर लिख देता हूं, ए ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड मसल, ठीक है ना। मसल फाइबर के ग्रुप को क्या बोलोगे, मसल बोलोगे। तो यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हो गया ये आपने समझ लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। सो इतना समझ गए। अब जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूँ और अब क्या देखेंगे हम, टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। काफी गर्मी पड़ रही है भाई, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब जल्दी से टाइप देखते हैं हम लोग। बेसिकली हमें जो मेन चीज समझना था ना मसल में, जो थोड़ा सा समझने वाला था, वो यही था हमारा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता कैसे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा समझो, यहाँ पे न्यूरॉन्स के भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अगर न्यूरॉन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं भी है ना, सो अब बस एक दिन का वेट करो, अगले वीडियो में जब मैं न्यूरॉन पढ़ाऊंगा, क्लियर है ना, एक या दो वीडियो का आएगा वो। सो उसमें आपके ये कॉन्सेप्ट भी थोड़े से और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो एक दिन तो वेट कर ही सकते हो ना, ठीक है ना। चलो अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे नहीं। तो देखोगे यहाँ हेडिंग डालोगे,
है ना। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, क्लियर है ना। सो इसमें देखो टाइप्स में 3 आते हैं, आपको तीनों नाम याद है, जल्दी से लिख लो, क्लियर है ना, बस साथ साथ में। द फर्स्ट वन इज स्टेरिएटेड मसल फाइबर, द सेकेंड वन इज अनस्टेरिएटेड मसल फाइबर, एमएफ लिख दूं मैं, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है ना। सो ये 3 हो गए। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इसमें सबसे पहला हेडिंग डालो, है ना, सबसे पहला हेडिंग डालो तुम, स्टेरिएटेड मसल फाइबर, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, इट कंटेन्स a number of long striated muscle striated ऐसे लिख लो, सॉरी, मसल फाइबर्स, क्लियर है ना। फाइबर्स मींस बेसिकली यहाँ पे सेल आ गया है ना, अगर मैं सिर्फ मसल बोलूंगा तो टिश्यू होगा, अगर यहाँ फाइबर बोल रहा हूँ तो सेल आ गया, या सेल भी लिख सकते हो, है ना। इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ लॉन्ग स्टेरिएटेड मसल फाइबर्स, इसी में आगे लिखोगे मसल फाइबर विच आर सिलेंड्रिकल, मतलब शेप में कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, कॉमा, कॉमा लगाओ यहाँ पे, है ना, सिलेंड्रिकल, कॉमा लिखो, अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, ठीक है ना। देखो इन दोनों में ही ब्रांचिंग नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर बात करोगे तो सेल्स की क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। सो इन दोनों में ब्रांचिंग नहीं होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, एंड मल्टी सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब समझो क्या है कि जो स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं ना, उनमें जो न्यूक्लियस का नंबर होता है एक सेल में, वो एक से ज्यादा होता है, क्लियर है ना, यानी बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ओवल न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर सेप की बात की जाए ना, तो ओवल न्यूक्लियस होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, सार्कोलेमा समझते हो ना, सार्कोलेमा जो कवरिंग थी, सार्कोलेमा का जस्ट बिलो प्रेजेंट होगा तुम्हारा ए नंबर ऑफ ओवल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, ब्रांचिंग होगा कि नहीं, तो बोलोगे अनब्रांच्ड है, क्लियर है ना। शेप कैसा है, तो सिलेंड्रिकल है। और देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया था ना, ये तो मैंने बताया ही नहीं, स्टेरिएटेड, है ना। अब स्टेरिएटेड क्या है, तो स्टेरिएटेड समझना, जब इसके स्ट्रक्चर्स देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेंगे, देखो कैसे दिखेगा, जैसे ये है ना। सो एक साइड ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर बीच में गैप दिखेगा, फिर ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर बीच में गैप दिखेगा, फिर ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर गैप दिखेगा। दैट मीन्स इसे बोलते हैं हम डार्क बैंड, इसे बोलते हैं हम लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। तो ऐसे डार्क बैंड लाइट बैंड का अल्टरनेशन होता है। वैसे देखो डार्क बैंड लाइट बैंड तुम्हें अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन समझो यहाँ पे ध्यान से, डार्क बैंड लाइट बैंड बेसिकली वो रीजन होता है मसल्स फाइबर का, जो कि समझ लो डार्क बैंड वो है ना जो कि लाइट को पास नहीं करने दे, और लाइट बैंड वो है जो लाइट को पास करने दे खुद से, क्लियर है ना। सो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट और ओपेक सब होते हैं ना, तो वैसे ही उसी आधार पे यहाँ पे बोला जाता है डार्क बैंड लाइट बैंड। सो देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, क्लियर है ना। सो उसी को बोलते हैं स्टेरिएटेड मसल, यहीं पे समझ लो। अनस्टेरिएटेड मसल्स में स्टेरिएशन नहीं पाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेरिएशन। ये जो है ना, यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ, अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड light band is known as स्टेरिएशन। स्टेरिएशन या स्टेरिएटेड, अगर मसल्स हैं तो स्टेरिएटेड कहलाएंगे। ये स्टेरिएशन कहाँ पाया जाएगा, दो जगह पे, एक तो स्टेरिएटेड मसल में पाया जाएगा और दूसरा कार्डियक मसल में। बट कंडीशन क्या है, कार्डियक मसल में जो स्टेरिएशन होगा ना,
वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द स्टेरिएटेड मसल, यानी ये इसमें बहुत ज्यादा स्टेरिएशन प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। लेकिन वही कार्डियक मसल की बात करोगे तो वहां पे स्टेरिएशन बहुत ही कम प्रेजेंट होगा, या यूं कहो कि इससे कम प्रेजेंट होगा। इसमें तो स्टेरिएशन होगा ही नहीं। अनस्टेरिएटेड देखो नाम से ही लग रहा होगा, अन मीन्स एब्सेंट, अनस्टेरिएटेड मीन्स यहाँ पे स्टेरिएशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। इसके बाद एक इसका कॉमन कैरेक्टर लिख लेना है ना, इस तरीके से लिख लोगे, दिस दिस मसल फाइबर हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, यानी स्टेरिएटेड मसल रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, दैट मीन्स रैपिड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, देखो कितना फास्ट हो रहा है। अगर सोचो यहाँ पे अनस्टेरिएटेड होता या कार्डियक होता, सो मैं इतना स्पीड में नहीं बोल पाता। पता है कितना स्पीड में बोलता? जिस वीडियो को आप प्ले कर रहे हो ना, उसे क्या करो, आप 0.5 या 0.25 स्पीड पे चला दो, ठीक है ना। एक होता है ना यूट्यूब में एक स्पीडोमीटर आता है, अब उस स्पीडोमीटर को 0.25 पे चला दो, उसके बाद देखो मेरे बोलने का स्पीड, है ना। सो उससे भी स्लो हो जाते हैं हम लोग, अगर ये अनस्टेरिएटेड या कार्डियक का बना होता है मेरे माउथ के मसल जिसकी मदद से मैं बोल रहा हूँ। तो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। इसी वजह से ध्यान से सुनना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में तुम्हें एनर्जी भी तो लगता है ना, क्लियर है ना। वो कहाँ से लगता है वो सब आप बाद में पढ़ोगे, बस सिंपल सा आप समझो, बिना एनर्जी के थोड़ी ना ये भी पॉसिबल हो पाएगा। सो इसीलिए इस मसल में जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है ना, तो इसीलिए ये वाला जो मसल होता है स्टेरिएटेड मसल, ये जल्दी थक जाता है। अगर मैं 2 घंटे का क्लास ले लूँ ना लगातार, मैं फिर बोल नहीं पाऊंगा। अगर मैं दौड़ लूँ ना लगातार कुछ समय तक, तो फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, गिर सकता हूँ वहां पे, क्लियर है ना। सो इसीलिए ये वाला मसल खास करके जल्दी फैटिग हो जाता है, मीन्स थक जाता है, ठीक है ना। तो इसी में लिख लेना, बिकॉज ऑफ विच it get fatigued very soon। ये बहुत जल्दी थक जाएगा। इसकी बात करो ना, सो ये बहुत देर से थकता है या रेयरली थकता है, मतलब थकता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं बोलो कि थकता नहीं है, रेयरली बोलो, ठीक है। कार्डियक मसल कभी नहीं थकता है। कार्डियक मसल जिस दिन थक गया ना, उस दिन तुम जिंदगी से थक जाओगे। सोचो ना, कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? तुम्हारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, नहीं। अगर कार्डियक मसल ने मतलब बोल दिया कि नहीं भाई अब मुझे काम नहीं करना है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं तो थक गया हूँ, मतलब दिन रात मुझे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते रहते हो, दिल धड़कते रहता है ना। सो अब नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम इस दुनिया से चले जाओगे, ठीक है ना। सो वो जरूरी है उसका काम करना। ये एक अलग ही पैटर्न में, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन शो करता है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है स्पेशल, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन शो करता है। वहां पे फिर और भी अलग अलग चीज होते हैं, पेस मेकर, पेस सेटर। वो जब हार्ट पढ़ोगे ना कभी आप, सो हार्ट में पढ़ोगे उसे। यहाँ तो बस टिश्यू पढ़ रहे हो ना बेसिकली, सो टिश्यू पे मेन फोकस रखोगे यहाँ पे। सो इसमें लिख लोगे, लोकेशन लिख लोगे, या सिंपली लिख लो। लोकेशन क्या लिखोगे, सिंपली लिख लो, इट इज फाउंड इन द लिम्स कॉमा फेस। लिम्स में प्रेजेंट होते, देखो फेशियल रीजन में प्रेजेंट होते, तभी तो मैं जल्दी जल्दी बोल पा रहा हूँ। लिम्स समझ रहे हो ना, हाथ पैर लिम्स में आ गए, क्लियर है ना। एंड बॉडी वॉल लिख लो, बॉडी वॉल, एटीसी। सिंपली चलो एटीसी मत लगाओ, इतना ही लिखो। इन्हीं सब जगहों पे बेसिकली पाए जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट लिख लेना है इसमें, क्या कि इस तरीके से स्टार बनाकर लिख लेना, स्टेरिएटेड मसल फाइबर is a voluntary muscle fiber। अब इसका क्या मतलब है, नहीं इसका क्या मतलब है वॉलेंट्री मसल फाइबर। सो यहाँ पे एक नोट बनेगा ना, वॉलेंट्री मसल फाइबर वो होते हैं जो हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ विल में रह के उसे कंट्रोल कर सके, यानी कि हम मतलब अपने इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल कर सके, चाहे तो स्टॉप कर सके, चाहे तो स्टार्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अभी अगर थोड़ी समय में मेरा मन करेगा ना, नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं शांत हो जाऊंगा, देखो
क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, मेरा मन क्या नहीं बोलने का, मैंने नहीं बोला। सो इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को, इसके मूवमेंट को मैंने कंट्रोल किया, मैंने अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया। सो दैट, यानी ऐसे मसल्स क्या कहलाएंगे, वॉलेंट्री मसल कहलाएंगे। और जिस पे हमारा बस नहीं है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होना, इधर पेरिस्टालसिस होना, क्लियर है ना, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होना, यूट्रस के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होना, क्लियर है ना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाह के थोड़ी ना उसको स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सो वो सभी होते हैं, मतलब क्या, इनवॉलेंट्री, क्लियर है ना। और अगर यहाँ कैटेगराइजेशन देखो, सो दिस वन इज वॉलेंट्री एंड दीज टू आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में, और ये कैसे होते हैं, तो वॉलेंट्री होते हैं। तो जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ इनवॉलेंट्री बस लिखवा दूंगा, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है ना। तो वॉलेंट्री मसल फाइबर क्या हो जाएगा, वैसे मसल फाइबर जिसे हम अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें, स्टार्ट कर सकें, स्टॉप कर सकें। अब चाहो तो इसे लिख लोगे खुद से बना के, ठीक है ना, ये चलो लिख ही लो इसे, नहीं तो फिर बोलोगे सर आप लिखते नहीं हैं। इसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, मसल फाइबर which works under conscious control of our will, क्लियर है ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सो एग्जाम्पल क्या लिखाना, ये स्टेरिएटेड मसल में ही तो मैंने लिखा है ना वॉलेंट्री, और मैंने समझा ही दिया है ये वॉलेंट्री एंड दीज टू आर इनवॉलेंट्री, क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेरिएटेड मसल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। स्टेरिएटेड मसल में लंबे लंबे स्टेरिएटेड सेल, स्टेरिएटेड मतलब जहाँ पे अल्टरनेशन हो डार्क बैंड लाइट बैंड का, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ब्रांचिंग नहीं होता है, और न्यूक्लियस का कंडीशन क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बाकी सारे यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, क्लियर है ना। आगे देखो, यहाँ पे एबिलिटी होता है सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करने की, इसीलिए ये जल्दी थकता भी है, क्लियर है ना। सो इसीलिए तो इसे आराम चाहिए, सुबह से अगर शाम तक थक जाओ ना, तो फिर सोना भी जरूरी होता है। इसीलिए देखते हो कभी कभी ज्यादा दौड़ जाओ ना, तो घर में जाके मम्मी पैर दबा दो, करते हो ना। सो वो क्यों करते हो, बिकॉज ऑफ स्टेरिएटेड मसल, ठीक है ना, वो जल्दी थक जाता है ना। आगे देख लो, ये प्रेजेंट होता है लिम्स में, हाथ पैर में, फेस रीजन में, बॉडी वॉल्स में, क्लियर है। ये एक वॉलेंट्री मसल फाइबर है। तो ये हो गया, मैं इसे इरेज करता हूँ, जल्दी से इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे अनस्टेरिएटेड और कार्डियक, ठीक है ना। सो अब क्या करोगे, दूसरा हेडिंग डालोगे, नहीं नंबर 2, या जो भी नंबर ए बी सी लिखे हो, कुछ भी नंबर 2 ही चलो लिखो। दूसरा क्या है हमारा, अनस्टेरिएटेड मसल फाइबर। अब मैं मसल फाइबर को एमएफ ही लिखूंगा, आपको खुद से मसल फाइबर लिख लेना है, ठीक है ना। अब इतना पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। सो पॉइंट बना के लिखो पहला, इट कंटेन्स स्पिंडल शेप्ड, इसके सेल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड कॉमा, इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती है ना, अनब्रांच्ड मैंने ये बता रखा है, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। इसके सेल्स कैसे होते हैं, तो स्पिंडल शेप के होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होता है, और न्यूक्लियस कितना होता है, तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना, बस मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला आप याद रखोगे, स्टेरिएटेड। और अगर आपको नहीं याद है ना, तो ऐसे याद रखो, स्टेरिएटेड को सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की जरूरत है, ऐसे करके बस ट्रिक बना के याद कर लो ना, ठीक है। बाकी सब में तो बिल्कुल स्लो हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तो इसलिए वहां पे ज्यादा न्यूक्लियस की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा समझ लो, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें अनस्टेरिएटेड में स्टेरिएशन नहीं होता है, तो सिंपल सा लिख लेना, इट डज नॉट शो, इट डज नॉट शो स्टेरिएशंस। स्टेरिएशंस पता है वो आपको, तो आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेरिएशन शो नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट लिख लोगे, क्या लिख लोगे इसमें, लिख लो, हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही स्लो होता है, नहीं, इट कॉजेज वेरी स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड hence gets
फैटिग्ड रेयरली, ये बहुत ही मुश्किल से ये थकता है, ठीक है ना। रेयरली समझ रहे हो ना, मतलब ना के बराबर, क्लियर है ना। रेयरली मतलब वही होता है ना के बराबर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट इज, क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा ये, इनवॉलेंट्री हो जाएगा ना। इट इज एन इनवॉलेंट्री मोशन। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन जो है ना, कि विल पावर के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, उसके बेसिस पे दो में कैटेगराइज करते हैं हम, क्लियर है ना। दो, ये तीन हो गया था, नहीं दो। सो एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री में क्या हो जाता है, हम अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, और इनवॉलेंट्री में कोई विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्लियर है ना। सो ये क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा, और यहाँ पे थकान भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज present in intestine, blood vessels, lungs, urinogenital ट्रैक्ट, मतलब जहाँ से यूरिन वगैरह निकलता है उस ट्रैक्ट में भी क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल हो गया, लंग्स हो गया, यूरिन, ये और भी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, ईटी से लगा लो इसमें, ठीक है ना। तो इतना समझ गए। अब देखो, इसमें थोड़े से फंक्शन समझ लेना, कुछ कुछ जगहों पे फंक्शन समझोगे इसका। जैसे देखो, पेरिस्टालसिस होता है, पेरिस्टालसिस से क्या होता है पता है, पेरिस्टालसिस इज द वेव लाइक मूवमेंट विच इज टेकिंग प्लेस इन द ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस में जो वेव लाइक मूवमेंट होता है ना, इस तरीके से, जिसकी वजह से फूड धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो पेरिस्टालसिस हमारे फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर पेरिस्टालसिस नहीं होगा, पता है क्या होगा, ऐसे खाओगे इधर जाके अटक जाएगा, ठीक है ना। ऑइसोफेगस में जैसे ही जाएगा अटक जाएगा, फिर नीचे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे जाम हो जाएगा, मर जाओगे, वहीं पे दम घुट जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसे, पेरिस्टालसिस बोलते हैं, क्लियर है ना। वैसे ही देखो, यूट्रस के वॉल में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी तो वो ब्लड को रिलीज करता है ना, क्लियर है ना। या फिर जो बच्चे की डिलीवरी होती है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ये यूट्रस है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी ना बच्चे को पुश किया जाता है तो वो बाहर निकलता है। सो इन सब जगहों पे कुछ जो है हमारे स्मूथ मसल, हाँ इसे स्मूथ मसल भी बोलते हैं, मैंने शायद पीछे लिखा भी था, अगर नहीं लिखा था तो आप चाहो तो लिख लेना, इसे हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं, और एस्टेरिएटेड वाले को स्केलेटल मसल बोलते हैं। आप लिख लोगे, ठीक है ना, कुछ कुछ छूट जाता है, कोई नहीं, आप लिख लोगे, आप उतने समझदार हो चुके हो ऑलरेडी, है ना, कि अगर कुछ छूट जाए मेरे से तो आप लिख लोगे। तो इतना समझ में आया, तो इन सब जगहों पे ये हेल्प करता है। सो सिंपली लिख लो, पहला पॉइंट बना के या फंक्शन करके लिख लो सिंपली। पहला लिख लो, हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस इन ऑइसोफेगस, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, फूड को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आगे लिख लो, हेल्प्स इन, सॉरी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जिसे डिलीवरी के नाम से जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, ऐसे लिख लो, हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। देखो, रेटिना पे जब इमेज बनेगा तभी हमें दिखेगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। सो रेटिना पे इमेज बनाता है कैसे, बाई कंट्रोलिंग द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे आईज में, क्लियर ना, जो कि लेंस को यानी आई बॉल को पकड़े हुए रहता है, वही लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करते रहता है, क्लियर है ना। ऐसे खींच देगा या फिर ऐसे दबा देगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसे में घट जाएगा, ठीक है ना। या उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ उल्टा बोल दिया बेसिकली, चलो उसे आप देख लोगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, सिलेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करवाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कि हमारा जो फोकस होता है, जैसे किसी चीज को मैं देख रहा हूँ ना,
सो उसका इमेज रेटिना पे ही बनता है। तो वो कैसे होगा, फोकल लेंथ बार बार चेंज करना पड़ेगा। ये चीज आपको फिजिक्स में बेसिकली पढ़ना है। तो यही सब पॉइंट्स थे और ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा इसमें। इसके बाद चलते हैं लास्ट वन, दैट इज कार्डियक मसल, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अब। चलो देखते हैं लास्ट, तीसरा नहीं, तीसरा क्या है हमारा, थर्ड वन इज कार्डियक मसल फाइबर। देखो थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, कोई नहीं, आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया था, आप देखोगे पूरा ही देख के जाओगे। और एक चीज आपको बतला देता हूँ, देखो यहाँ पढ़ रहे हो तो कुछ फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो बहुत काफी मेहनत करके बना रहा हूँ एक्चुअली वीडियो आपके लिए, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए यार, आप बस देखो, ठीक है ना। आप बस वीडियो को देखो, आप बस बेनिफिट हो, आप कुछ मत करो, बस देखो, ठीक है ना। लेकिन देखो तो ध्यान से देखो, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो नहीं समझ में आए फिर मुझे कमेंट करो, मुझे व्हाट्सअप करो, जो भी पॉसिबल है आपके लिए वो करो, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में सजेशन फॉर्म भी डाल दिया है। आपको अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो कि इस चैनल पे ये चीज़ आप मतलब कि यहाँ पे सर चेंज करो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्लियर है ना? तो ओपनली बोलो आप, उस सजेशन फॉर्म को फिल करो आप, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको सजेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करो, जो भी कुछ बोलना हो आपको मेरे से, है ना, कि सर ये इम्प्लीमेंटेशन करो आप, यहाँ पे ऐसे करो, मैं उसे ज़रूर देखूँगा, क्लियर है ना? और सजेशन फॉर्म का जो भी रिप्लाई आता है मैं ज़रूर चेक करता हूँ, क्लियर है ना? सप्ताह में 1 बार मैं उसे चेक करता हूँ, क्लियर है? तो इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे ज़रूर बस थोड़ा-सा उम्मीद रखता हूँ ना कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है ना? सो आप बस सही तरीके से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो ना कि 9th-10th में इतना इतना मतलब अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो कि 11th-12th में जब भी बायो तुम लो, ठीक है ना? वैसे मुझे पता है जो बायो लेंगे ना वही मेरे चैनल पे पढ़ेंगे, क्योंकि और लोगों को ना बस ऐसा ही लगेगा सर इतने-इतने पढ़ा रहे हैं, मेरे काम का तो कुछ है नहीं, बस एनसीईआरटी वाला जब पढ़ाएँगे मैं आके पढ़ लूँगा। चलो वो भी सही है, ठीक है? लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, सो इतना सोच समझ के पढ़ो कि आगे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? छोटे-छोटे पॉइंट्स, क्योंकि बाद में ना बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने और फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो सब प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होना चाहिए, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। देखो रात के 12 बज गए, 12 बज के 10 मिनट हो गए हैं। मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में फिर और भी काम होते हैं ना, 11-12 के लेक्चर रिकॉर्ड करना फिर मैंने शुरू कर दिया इधर, ठीक है? उन लोगों को भी तो पढ़ाना है ना। सो इसीलिए जब टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ। तो आपको भी जब टाइम मिले पढ़ लो, बस पढ़ो, ठीक है ना? एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं समझ में आए, 3 बार पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आए, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं पढ़ने का तरीका बताऊँगा आपको, ठीक है ना? सो देखोगे ध्यान से, ये है लास्ट हमारा, क्या है तो कार्डियक मसल। इसके मसल्स भी ना तो बड़े सिलिंड्रिकल शेप होते हैं लेकिन छोटे-छोटे होते हैं, स्मॉल सिलिंड्रिकल। यहाँ पे ब्रांचिंग होगा कि नहीं? तो ब्रांचिंग यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, क्लियर है ना? पहले तो ब्रांचिंग नहीं था, यहाँ पे ब्रांचिंग होगा। प्लस न्यूक्लियस कैसा है तो सिंगल ही न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्लियर है ना। सो इन सारे पॉइंट्स को लिखोगे, लिखना यहाँ पे, इट कंटेन्स अ स्मॉल, ट्रिपल एल नहीं लिख लो, स्मॉल सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, यहाँ देखो ब्रांचिंग आ गया, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। अच्छा पीछे भी यूनिन्यूक्लिएटेड ही ने लिखे हो कि ए न्यूक्लिएटेड लिख लिए हो, मुझे तो याद भी नहीं है। अगर तुमने ए न्यूक्लिएटेड लिख लिया ना गलती से तो उसे मतलब इरेज करके यूनि न्यूक्लिएटेड कर लेना। वैसे शायद मैंने यूनि न्यूक्लिएटेड ही लिखाया था, क्लियर है ना। तो उसे सुधार लोगे। स्टेरिएटेड वाले में मल्टी था, बाकी के दोनों में यूनि न्यूक्लिएटेड था। अगर ए न्यूक्लिएटेड लिखे हो अगर गलती से तो उसे सुधार लोगे, क्योंकि ए न्यूक्लिएटेड मतलब होता है न्यूक्लियस ही नहीं होना। सो यूनि न्यूक्लिएटेड है दोनों में। अगर यूनि न्यूक्लिएटेड लिखे हो तो फिर रहने देना, एक बार जाके चेक जरूर कर लेना। यूनि न्यूक्लिएटेड सेल्स, क्लियर है ना। अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने ए न्यूक्लिएटेड लिखा दिया है, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर, क्लियर है ना। आगे लिखो, दे हैव
presence of ट्रांसवर्स स्टेरिएशन, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल समझते हो ना, स्टेरिएशन, बट यहीं पे बट लग गया, नहीं, बट द स्टेरिएशन, but the striation are fainter than those present in striated muscle fiber. striated muscle fiber, देखो मैंने इसे भी समझा रखा है पहले ही, स्टेरिएटेड मसल फाइबर में जो स्टेरिएशन है उससे कम प्रेजेंट होगा और ट्रांसवर्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख लो, दिस मसल shows rhythmic contractions, क्लियर है ना, ये एक रिदमिक, एक रिदम में, समझ रहे हो ना, एक पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, एक पैटर्न में करेगा, ओके। इसीलिए सिंपल सा लिख लो, इट नेवर गेट्स फैटिक, क्लियर है ना। ये जब हम पैदा होते हैं या इवन पैदा होने के पहले से ही दिल धड़कना शुरू कर देता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये मतलब काम करना शुरू करता है, क्लियर है ना, और साथ ही साथ ये काम करता रहता है कब तक, तो हमारे मरते दम तक, क्लियर है ना। तो सिंपल सा लिख लो, इट वर्क्स थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारे पूरे लाइफ तक ये काम करता है, कभी भी ये नहीं थकता है, क्योंकि जिस दिन ये थक गया उस दिन तुम दुनिया से थक जाओगे। So these were all about the muscular fiber, क्लियर है ना, द मसल्स, जिसकी मदद से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नहीं है ना, स्टेयरिंग चला रहे हैं, देखो मूवमेंट हो रहा है ना हाथ में। सो ये सब क्या थे, तुम्हारे मसल फाइबर थे, जिसमें 3 पढ़ना था हमें, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड, कार्डियक। आपका एक काम क्या है, एक लिस्ट बनाओगे स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और कार्डियक का, जिसमें तीनों के बीच में डिफरेंस लिखोगे, ये आपका काम है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, ओहो शिट शिट शिट, ये तो मेन पॉइंट ही मैंने छोड़ दिया। मैं बीच में लिख दूं यहाँ पे, ऐसे लिख लो, इट इज फाउंड इन हार्ट बॉल, या वॉल ऑफ हार्ट लिख लो, सेल क्यों लिख देता हूँ, हार्ट बॉल, क्लियर है ना। हार्ट के वॉल में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। सो हार्ट में हो गया कार्डियक, इसीलिए तो देखो कार्डियोलॉजी होता है, समझते हो, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स जो कि हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को वो करते हैं, क्लियर है ना। सो यही था हमारा बेसिकली। सो यहाँ पे हमने मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ लिया, अगले सेक्शन में हम नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे, अगर एक में हुआ तो ठीक है, 2 में हुआ तो ठीक है, कोई नहीं, पढ़ेंगे आराम से, तो पढ़ना है ना, आराम से बिल्कुल पढ़ना है, स्कूल वाली फीलिंग के साथ। यहाँ पे कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है, ऐसे सोच के चलो, सर सामने है, ठीक है ना, क्योंकि सर आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके मन में जो क्वेश्चंस उठते हैं सर उसे पहले ही आंसर कर देते हैं, क्लियर है ना, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो उतना एक्सपीरियंस हो गया एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस उठेंगे, सो मैं पहले ही बता देता हूँ, तो उन सब चीज़ों से आपको नहीं ज़्यादा सोचना है उन सब के बारे में, बस पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, और टाइम से सिलेबस भी खत्म करूंगा, रिवीजन भी कर पाऊंगा, बस साथ रहो, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, एक अनाउंसमेंट था आपके लिए, ध्यान से सुन लेना, क्या है कि अब से ना हम लोग मतलब लगभग 10-15 दिन पे बीच बीच में ना लाइव आया करेंगे। लाइव में क्या करेंगे, अब हम लोग डॉट डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले लाइव में तो हम लोगों ने बस बातचीत की थी, अब क्या करेंगे, आएंगे तो बातचीत तो करेंगे ही आपसे, क्योंकि वो भी जरूरी है, और फिर हम लोग बीच में डॉट्स भी लेंगे। डॉट्स क्या है, आपके जो भी डॉट्स है ना, आप यूट्यूब पे कमेंट करो, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे जिस वीडियो को देख रहे हो, जिससे रिगार्डिंग कमेंट है ना, उसी पे करो, ज़्यादा बेटर होगा। सो वहाँ पे आप कमेंट करो,
ठीक है ना। वैसे कम्युनिटी टैब भी ओपन हो जाएगा जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो कम्युनिटी टैब ओपन होगा तो वहाँ पे फिर आप कमेंट कर सकते हो। अभी तो बेसिकली आप वीडियो पे ही कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सअप कर दो आप अपने क्वेश्चंस को। मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लूँगा किसी फ़ोल्डर में, और जिस दिन भी लाइव आऊँगा उस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने रखूँगा, ठीक है ना? उसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। क्योंकि देखो, मैं अभी तक क्या कर रहा था, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा था बच्चों को या कमेंट में रिप्लाई कर रहा था। उसमें बस मैं टेक्स्ट टेक्स्ट रिप्लाई कर देता हूँ, तो बच्चों को ज़्यादा सही तरीके से समझ में नहीं आता है, और बच्चों का आदत होता है ना कि ये चीज़ आप गौर करना, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसे नॉर्मली कुछ भी समझा दो ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। जबकि असल में ना वो समझते नहीं है कुछ भी, इतना पता होता है मुझे भी, है ना? तो इसीलिए मैं सामने आके बताऊँगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे मेबी कुछ अच्छे से समझ में आए, बस ये आपके लिए ही होगा, ठीक है? चलो फिर ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अब हम लोग, बस इतना ही था आज के लिए, जल्दी से इसे नोट करो, मैं चलता हूँ, ठीक है ना? गुड नाइट, रात हो गई है काफ़ी, है ना? चलो ठीक है, बाय।